गुड मॉर्निंग एवरीवन। आगे हम लोग आज शुरू करेंगे फंडामेंटल राइट्स। नागरिकता हम लोग कल खत्म कर चुके हैं। आज मूल अधिकार देखते हैं। तो शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें मूल अधिकार के बारे में। जैसे मूल अधिकार का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो संविधान का भाग कौन सा है? पहले मूलभूत चीजें समझते हैं। संविधान का भाग 3। ठीक है। भाग 3 में कहां से कहां तक के अनुच्छेद इसमें शामिल हैं? अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक संविधान के भाग 3 में शामिल है और इसमें उल्लेख है फंडामेंटल राइट्स का। ये कहां से लिए गए हैं? मतलब किस देश के संविधान से लिए गए हैं फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार? तो लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। दैट इज यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, वहां के संविधान से प्रेरित है। इसके बाद मूल अधिकार जो होते हैं, क्या है मूल अधिकार? हम देखते हैं मूल अधिकार क्या है। तो मूल अधिकार क्या है? ये नागरिकों के दावे हैं। मूल अधिकार नागरिकों के राज्य के विरुद्ध या राज्य के खिलाफ नागरिकों के दावे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक नागरिक राज्य से इनकी मांग करता है, तो राज्य के विरुद्ध दावे हैं नागरिकों के। इसको एक और शब्द में कहा जाता है, ये जो मूल अधिकार होते हैं वो राज्य की शक्ति को कम करते हैं। तो राज्य के लिए क्या है? ये नकारात्मक है। राज्य के लिए का मतलब यहाँ सरकार, राज्य के लिए नकारात्मक, दे आर नेगेटिव फॉर द स्टेट। और वही नागरिकों के लिए ये पॉजिटिव, नागरिकों के लिए सकारात्मक कंसेप्ट है। अब राज्य के विरुद्ध दावे हैं नागरिकों की, और ये क्यों जरूरी है नागरिकों के लिए? नागरिकों के लिए क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है ताकि नागरिकों का बौद्धिक, शारीरिक एंड मानसिक विकास के लिए जरूरी है। और क्यों जरूरी है? राज्यों, नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है। इस वजह से मूल अधिकार हमारे लिए, एक नागरिक के लिए आवश्यक है, फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, कुछ राइट्स होते हैं, कुछ, चलिए इसको भी छोड़ देते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो मूल अधिकार के बारे में हमने समझा कि मूल अधिकार क्या है और क्यों जरूरी है और किसके विरुद्ध प्राप्त होते हैं। तो ये मूल अधिकार नागरिकों को प्राप्त हैं राज्य के विरुद्ध, और अगर मूल अधिकार का उल्लंघन होता है तो मूल अधिकार का उल्लंघन होने पर कहाँ जाएंगे? सर्वोच्च न्यायालय इनकी रक्षा करेगा।
पर सर्वोच्च न्यायालय अधिकारों की रक्षा करेगा। ये भी संविधान में लिखा हुआ है। अनुच्छेद है 32। इसी वजह से सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है। मूल अधिकारों का संरक्षक किसे कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट को। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। हमारे जो संविधान है उसमें मूल अधिकार कितने हैं? मूल अधिकारों की संख्या पूछी जाती है। तो मूल अधिकार कितने हैं? मूल अधिकार 6 हैं। कौन से हैं? मूल अधिकार तो 6 कौन से हैं? एक एक करके हम लोग नाम लिखते हैं। पहला शुरू होता है समानता का अधिकार। इंग्लिश में राइट टू इक्वलिटी। दूसरा कौन सा होगा? समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से शुरू होकर 22 तक जाएगा। तीसरा कौन सा है? तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके विरुद्ध? शोषण के विरुद्ध। आर्टिकल मैच करने के लिए आते हैं, अनुच्छेद मैच करने के लिए। सो याद रखना है आपको कौन से अनुच्छेद में कौन सा अधिकार वर्णित है। 23 और 24 में। 3 हो गए। चौथा अधिकार कौन सा है? चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अनुच्छेद 25 से शुरू होकर 28 तक जाता है। पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षण संबंधी अधिकार। इनका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 29 और 30 में। और लास्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 में है। तो ये हो गए हमारे मूल अधिकार, जिनकी संख्या कितनी है इस समय? 6। नोट में क्या लिखेंगे? जब संविधान लागू हुआ था कब? 26 जनवरी 1950। तो तब फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार कितने थे? तब मूल अधिकार थे 7। तो किस मूल अधिकार को हटा दिया गया है?
या कौन सा अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रहा? किस मूल अधिकार को हटा दिया गया है या कौन सा अधिकार अब फंडामेंटल राइट या मूल अधिकार नहीं रहा? उसका नाम है संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार? संपत्ति का अधिकार। तो अब संपत्ति का अधिकार कौन से संशोधन से हटाया गया? तो एक अमेंडमेंट लाया गया था, 44वां संशोधन। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार का अधिकार हटा दिया गया। यह 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। यहाँ पर हम एक बात और समझ लेते हैं, 44वां संशोधन, क्योंकि यहाँ कई बातें पूछी जाती हैं। जैसे ये कब पारित हुआ, ईयर पूछा जाता है, कब लाया गया या कब लागू हुआ, ईयर है 1978 का। लास्ट का डिजिट याद करना, 448 जोड़ के 8 कर लेंगे तो लगभग पहुंच जाएंगे। कौन सी सरकार लेके आई थी? तो आपको बताना है जनता पार्टी। जनता पार्टी की सरकार ने इसे हटाया गया। प्लस इसे हटाया गया, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा। ये इसी के द्वारा किया गया जो हमने ऊपर। फिर पूछा जाता है संपत्ति का अधिकार अगर मूल अधिकार से हटाया गया तो कहाँ रखा गया? तो संपत्ति के अधिकार को रखा गया, संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 ए या हिंदी में लिखेंगे तो 300 क में रखा गया। इस प्रकार से अब संपत्ति का अधिकार क्या है? एक विधिक अधिकार है। अब संपत्ति का अधिकार एक लीगल राइट है। ना कि मूल अधिकार। ये बातें आपको इसके बारे में जाननी आवश्यक थी। तो ये हमने संपत्ति के अधिकार के बारे में चीजें जानी कि क्या है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है फंडामेंटल राइट्स में कि कौन से अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त हैं?
ये भी पता होना आवश्यक है। तो अनुच्छेद हमें याद रखने हैं, कौन कौन से? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 29 तथा 30। ये 5 अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। कितने? 5। इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमें पता होना चाहिए। जैसे ये दोनों अधिकार आरक्षण से जुड़े हुए हैं। आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे डिटेल में क्या है। 19 क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 29 और 30 ये सांस्कृतिक और शिक्षण संबंधी अधिकार है एवं शिक्षण संबंधी अधिकार। ये अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त हैं। कल हम लोगों ने नागरिकता के बारे में पढ़ा था, तो ये केवल नागरिकों को मिले हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अधिकार विदेशियों को प्राप्त नहीं है, शेष प्राप्त हैं। ये अधिकार विदेशियों को प्राप्त या विदेशियों को नहीं प्राप्त है। तो ये हो गया जो। अब हम लोग शुरू करते हैं आर्टिकल। तो पहला आर्टिकल हमारा क्या है? अनुच्छेद 12। इसके बारे में भी जानना हमारे लिए आवश्यक है। ये क्या है? कभी कभी मैचिंग में आता है कि अनुच्छेद 12 किससे संबंधित है। तो इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। क्या दी गई है? राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ द स्टेट। ये स्टेट कौन है? क्योंकि हमें अधिकार किसके खिलाफ प्राप्त हैं? राज्य के खिलाफ। तो राज्य किसे कहेंगे ये बताया है अनुच्छेद 12 में। इसमें बताया गया है संसद के दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों के विधानमंडल, दोनों विधानमंडल, प्लस स्थानीय प्राधिकारी, या अन्य प्राधिकारी कोई और हो। अन्य प्राधिकारी जो सरकार की तरफ से, बेसिकली सरकार हम लोग कहते हैं जो संसद और राज्य को मिलाकर बनती है, बड़े शब्दों में। ठीक है। तो इनके द्वारा जो भी कोई कानून बनाए जाते हैं इन्हीं के द्वारा। तो जो लोग जैसे अन्य प्राधिकारी, यहाँ पर क्या है, जैसे कि आपका LIC है, ये सब इसमें आ जाएंगे। तो ये राज्य की परिभाषा में ये लोग शामिल हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 हमारे लिए जानना क्यों आवश्यक है? बहुत जरूरी है अनुच्छेद 13। इसमें ये लिखा हुआ है, जो ऊपर राज्य हमने लिखे हैं, राज्य के द्वारा ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जाएगा, ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जाएगा जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो।
या मूल अधिकारों को सीमित करता हो। राज्य कौन? यही लोग जो ऊपर लिखे, संसद, राज्य, विधानमंडल, राज्य के दोनों सदन या ये प्राधिकारी। इनके द्वारा ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा जो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता हो। मान लीजिए बना दिया तो यदि कोई कानून बनता है ऐसा, तो यदि ऐसा कानून बनाया जाता है तो वह कानून अवैध होगा, इल्लीगल होगा या असंवैधानिक होगा। ऐसा कानून बनता है तो वह कानून अवैध होगा या असंवैधानिक होगा। और ये कौन घोषित करेगा? कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। या तो पूरा कानून ही अवैध घोषित कर दिया जाएगा या जितना उल्लंघन कर रहा है उतना अवैध घोषित कर दिया जाएगा। ठीक। एक और बात यहाँ पर, इसका मतलब एक शब्द में अगर समझा जाए तो ये भी लिख सकते हैं कि राज्य के द्वारा बनाया गया कोई कानून उस सीमा तक अवैध होगा जिस सीमा तक वह फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है। ठीक है। यहाँ पर कानून जैसे हमने लिखा, तो कानून कौन सा कानून किसे कहेंगे? तो यहाँ कानून के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया विधि। तो विधि में क्या शामिल है? विधि कम में क्या क्या शामिल है? तो विधि में शामिल है संसद द्वारा बनाया गया कोई कानून या अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति या राज्यपाल, या सरकार के द्वारा कोई कार्यपालिकाई आदेश जारी हुआ। कार्यपालिका का कोई आदेश, नियम, विनियम, रूल्स रेगुलेशंस जो सरकार बनाती है वो, या कोई उपविधि, बाईलॉज। सबसे जरूरी है रूढ़ी और प्रथा। यहाँ पर आपको याद रखना है रूढ़ी या कोई प्रथा। जैसे मतलब कोई ऐसी प्रथा, यहाँ पर प्रथा भी शामिल है। मतलब यदि कोई प्रथा या रूढ़ी संविधान का उल्लंघन करती है, संविधान का नहीं, संविधान के मूल अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का, तो उसे भी अवैध घोषित कर दिया जाएगा, उसे भी शून्य घोषित कर दिया जाएगा, तो उसे भी असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा या वो भी असंवैधानिक होगी। जैसे अभी सरकार ने जैसे ट्रिपल तलाक को किया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया? ट्रिपल तलाक को अवैध घोषित कर दिया कि ये इल्लीगल हो गया। तो ऐसी ही चीजों को, जो ऐसी रूढ़ियां हैं, जो समाज की रूढ़ियां हैं जो संविधान के विरुद्ध हैं, उनको क्या कर सकते हैं? नल एंड वॉइड घोषित कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा भी जैसे सबरीमाला मंदिर में प्रवेश को लेकर के था महिलाओं के, उसको क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया। तो अगर ऐसा भी होता है तो भी इसमें शामिल हो जाएगा। ये याद रखेंगे क्योंकि ज्यादा जरूरी है, अक्सर पूछा जाता है। ठीक। अब हम लोग शुरू करते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो
आज हम शुरू करेंगे पहला फंडामेंटल राइट, समानता का अधिकार। ये हमारा पहला फंडामेंटल राइट है। कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक है? ये अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समानता का अधिकार उल्लिखित है। तो अनुच्छेद 14 में क्या है? अनुच्छेद 14 में से पहले जानते हैं, अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। तो फर्स्ट अधिकार इसमें आता है समता का अधिकार। विधि के समक्ष समता का अधिकार। अनुच्छेद 14। इसमें क्या है? विधि के समक्ष समता या विधि के समक्ष समान संरक्षण का। राज्य द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा। मतलब ये हुआ कि कानून के समक्ष सभी लोग समान होंगे, विधि के समक्ष समता या विधि के समान संरक्षण का अधिकार। तो अनुच्छेद 14 संबंधित है इस बात से कि कानून के समक्ष कानून के सामने सभी समान हैं। मतलब गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी के लिए ये कानून व्यवस्था होगी। चाहे किसी जाति का हो, चाहे किसी धर्म का हो, सबके लिए एक कानून। ये नहीं है कि इनके लिए दूसरा है, उनके लिए दूसरा है। तो ये हो गया अनुच्छेद 14 में जो समानता के बारे में है। ठीक। दूसरा है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 किससे जुड़ा हुआ है? अनुच्छेद 15 जुड़ा हुआ है भेदभाव से निषेध से जुड़ा हुआ है। इसमें है राज्य नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा। किन आधारों पर? राज्य नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं करेगा, केवल इन आधारों पर। कौन से आधार हैं? मतलब राज्य नागरिकों के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। कौन कौन से आधार पर भेदभाव नहीं करेगा? धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, मूल वंश, लिंग और जन्म स्थान। राज्य नागरिकों के साथ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव
नहीं करेगा। मतलब ये इन आधारों के अलावा कोई और आधार हो तो उस आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। और इसमें क्या है, इसी आर्टिकल में नागरिकों को सार्वजनिक स्थान पर जाने से, सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव नहीं करेगा। या जो सार्वजनिक कुआं तालाब है वहां पानी भरने जाते हैं वहां पर कोई भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि पहले होता था। कुआं है, तालाब है, सड़कें हैं, इनके इस्तेमाल पर, इनके उपयोग में भेदभाव नहीं होगा। मतलब हर कोई आ सकता है, जा सकता है, पानी पी सकता है। ठीक है। इसके अलावा इसमें इस बात का भी प्रावधान किया गया है, जो महिलाएं और बच्चे हैं, महिला और बच्चों के लिए विशेष कानून बनाया जा सकता है। कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। राज्य का मतलब वही संसद। प्लस इसमें दो चीजें और जो महत्वपूर्ण है वो हैं, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों के लिए आरक्षण। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान इसी में किया गया है। मतलब स्कूल कॉलेज में जो आरक्षण मिलता है वो यहाँ से मिलता है। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान है। किन के लिए? किनको? तो जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े, सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लिए। दूसरा, अनुसूचित जाति के लिए। अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए। एसटी। इन तीन वर्गों के लिए शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और इसी में ही जो अभी ईडब्ल्यूएस के लिए दिया गया है वो भी इसी में किया गया है, इकोनॉमिकल, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण। कहाँ? स्कूलों में। शैक्षणिक संस्थानों में। तो ये भी जोड़ा गया है प्रावधान। तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 15। अब हम चलते हैं अनुच्छेद 16 की ओर। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? ये हमने जो पढ़ा, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण, इस प्रावधान को जोड़ा गया है
103वां संशोधन द्वारा, यह भी लेटेस्ट में जोड़ा गया है, प्रावधान है, अनुच्छेद 16 में जोड़ा गया। अनुच्छेद 16 क्या है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। नियोजन का मतलब होता है रोजगार, एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरी में। लोक नियोजन का हिंदी में मतलब समझेंगे साधारण भाषा में, तो लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में अवसर की समता। तो सरकारी नौकरियों में सबको अवसर मिले, इसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। लोक नियोजन में अवसरों की समानता होगी। किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सबको सरकारी नौकरी पाने का अधिकार होगा, इसका मतलब ये हुआ। और प्रावधान क्या किए गए अनुच्छेद 16 में? ये भी किया गया कि राज्य के जो अधीन सेवाएं हैं, राज्य के अधीन सेवाएं मतलब सरकारी नौकरी, राज्य के अधीन सेवाओं में भेदभाव नहीं किया जाएगा। सेवाओं में धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, उद्भव के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर और निवास स्थान के आधार पर के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? सरकारी नौकरी पाने के लिए किसी को ये नहीं कहा जाएगा कि तुम फला धर्म के हो तो तुमको नौकरी नहीं देंगे, या फला जाति के हो, या फला सेक्स है, या सेक्स का मतलब यहाँ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और ट्रांसजेंडर। तो इस आधार पर सरकार आपको नौकरी से वंचित नहीं कर सकती, इसका मतलब ये हुआ। और प्रावधान क्या है? और प्रावधान इसमें एक लिखा हुआ है कि जो आरक्षण का प्रावधान है। किसका? आरक्षण का। तो सरकारी नौकरी में आरक्षण का प्रावधान इसी में किया गया है, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं। सोशली एंड एजुकेशनली, सामाजिक एंड शैक्षणिक रूप से पिछड़े, इन वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान इसमें किया गया है। लेकिन सबके लिए नहीं है, वो वर्ग जिनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो, जिनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व ना हो, नौकरियों में। और इसी अनुच्छेद में बाकी अभी जो नया वाला जोड़ा गया वो भी इसी में है। एससी और एसटी आरक्षण सरकारी नौकरियों में इसी में प्रावधान किया गया है, प्लस ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए, जो 103वां संशोधन से जोड़ा गया है, उसका प्रावधान भी इसी में किया गया है, अनुच्छेद 16 में।
यहाँ पर कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट है वो मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे पिछड़ा वर्ग आयोग बना था पहला 1953 में। तो काका कालेलकर आयोग कभी-कभी पूछा जाता है। ये पिछड़ा वर्ग आयोग है, पहला पिछड़ा वर्ग आयोग है। इसके बाद बना था मंडल आयोग, बीपी मंडल की अध्यक्षता में। ये भी पिछड़ा वर्ग आयोग था। तो ये मोटी बातें हो गई अनुच्छेद 16 के बारे में। अनुच्छेद 16 के बारे में जो चूंकि मामला आरक्षण से जुड़ा हुआ है, तो आरक्षण के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट अक्सर न्यूज में रहता है, जिसका नाम है इंदिरा साहनी जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट का, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 1992 का निर्णय है, कुछ डायरेक्शंस गाइडलाइंस दी थी जो अभी भी चल रही हैं। जैसे जाति को वर्ग माना जा सकता है, इसका मतलब ये हुआ कि जाति के आधार पर आरक्षण हो सकता है। यह आरक्षण से जुड़ा हुआ जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। इसी में आरक्षण की सीमा तय की गई थी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आरक्षण की सीमा तय की गई थी। आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होगी, लेकिन इस समय आरक्षण की सीमा हो गई 59%। इसीलिए मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। और इसी जजमेंट में क्रीमी लेयर की अवधारणा लाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर की अवधारणा पेश की इसी में। क्रीमी लेयर का मतलब जो संपन्न लोग हैं समाज के, जैसे ये बैकवर्ड क्लास के लिए लाई गई थी, जो ओबीसी का आरक्षण है। तो ओबीसी में जो संपन्न लोग हैं उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा, इसका एक शब्द में यह मतलब है। एक और बात इसमें थी, आरक्षण को आरंभिक स्तर पर होना चाहिए। आरक्षण आरंभिक स्तर पर होना चाहिए। तो ये हो गए अनुच्छेद 16 से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 17 की ओर। अनुच्छेद 17 किससे जुड़ा हुआ है? इसमें साफ साफ कहा गया है, अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। अनटचेबिलिटी जो होता है, ये अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत इससे जुड़ा हुआ है कि उसको खत्म कर दिया गया है। अगर कोई करता है तो वो दंडनीय अपराध है, 17 अस्पृश्यता से। और लास्ट है अनुच्छेद 18, ये जुड़ा हुआ है उपाधियों का अंत से। मतलब ये राज्य के द्वारा कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। जैसे कि मैं पहले जब आज़ादी से पहले था, बहुत सी उपाधियां दी जाती थी। जैसे महात्मा गांधी को कैसर हिंद की उपाधि मिली, किसी को सरकार की उपाधि मिली। तो ये नहीं होगा, अब कोई ऐसी उपाधि नहीं दी जाएगी। राज्य के द्वारा कोई उपाधि नहीं दी जाएगी।
सिवाय सैन्य और शैक्षणिक उपाधि के। मतलब ये राज्य के द्वारा सैन्य, जैसे सेना में उपाधियां दी जाती हैं वो मिल जाएंगी, और शैक्षणिक उपाधि जैसे हम लोग पीएचडी की उपाधि ले लेते हैं, या आपको बीए ऑनर्स, बीए की उपाधि, बीएससी की उपाधि, ये सारी उपाधियां हैं, तो ये उपाधियां दी जा सकती हैं। इसके अलावा कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। तो ये हमारा जो पहला अधिकार था, समानता का अधिकार, वो खत्म हुआ। कल हम लोग चर्चा करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार पर। थैंक यू।